आज से 3 दिन पहले G7 का इजलास हो रहा था, जिसके अंदर वाशिंगटन वाले बाबा अमेरिकी सदर बाइडन महाराज भी आए हुए थे। अच्छा, चीनी बार बार अमेरिका से ये कहते रहे हालिया सालों में कि अमेरिका अब अकेला सुपर पावर नहीं है। ये फतूर अमेरिका अपने दिमाग से निकाल दे और ऐसा मत बिहेव करे कि बस आप ही आप हैं, आपके अलावा दुनिया में कोई और है ही नहीं। अलास्का के अंदर भी जब कुछ हफ्ते पहले चीनी और अमेरिकी डिप्लोमेट्स की मीटिंग हुई थी, तो चीनी डिप्लोमेट्स ने काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती कर दी थी अमेरिकी डिप्लोमेट्स की इस रवैये पे। और अमेरिकी डिप्लोमेट्स के एलिगेशंस पर उन्होंने कहा था कि सबसे पहले तो आप अपनी टोन नीचे रखें ना। अब ये डिप्लोमेटिक अंदाज होता है किसी को शटअप कहने का। तो चीनियों की ताकत उनके इस एटीट्यूड से ज़ाहिर हो रही थी तब भी, लेकिन अमेरिका ये बात हजम करने को तैयार नहीं हो रहा कि वो विधवा हो चुका है, यानी अपना इकलौता सुपर पावर होने वाला स्टेटस वो लूज़ कर चुके हैं। 3 दिन पहले G7 के इजलास में एक बार फिर उन्होंने चीन को प्रोवोक किया। अपने एलाइज के साथ मिलकर G7 के इजलास में उन्होंने चीन को कहा कि आप जिंगजियांग के मुसलमानों के हवाले से जिम्मेवारी का मुजाहरा करें। अच्छा, अमेरिका बता रहा है वैसे चीन को, जिसने खुद लाखों मुसलमान अफगानिस्तान, इराक, सीरिया और मिडल ईस्ट के बाकी मुल्कों के अंदर मार रखे हैं, वो सिखा रहा है चीन को कि जिंगजियांग के मुसलमानों के साथ आपने कैसा सलूक करना है। और वो अमेरिका सिखा रहा है जिसका एक इत्तेहादी इसराइल गज़ा के अंदर ह्यूमन राइट्स की धज्जियाँ उड़ा रहा है। तो G7 में मुबस्सर की हैसियत से उनका जो दूसरा इत्तेहादी था इंडिया, ये मज़हब के नाम पर CAA जैसे कानून बना रहे हैं, जिसमें उन्होंने मजहबी तफरीक पैदा की हुई है कि अगर आप मुसलमान हैं तो अलग कानून है आपके लिए, और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो आपके लिए अलग कानून है। ये अमेरिका का इत्तेहादी है और कश्मीर के अंदर उनकी आए दिन ज़्यादतियाँ खबरों में आती रहती हैं। और ये अमेरिका फिर चीन को सिखा रहा है कि किस तरह से आपने बर्ताव करना है। इस इजलास में अमेरिका ने चीन की रेड लाइन भी क्रॉस कर दी, यानी ताइवान को लेकर उन्होंने अपने बाकी अलाइज के साथ मिलकर कंसर्न्स जाहिर कर दिए। अब ताइवान का हमने आपको बताया हुआ था कि चीन इसको अपना हिस्सा मानता है, अलग मुल्क नहीं मानता, और दुनिया के बहुत सारे मुल्क ताइवान को मुल्क ही नहीं मानते, वो इसको चीन का ही हिस्सा मानते हैं। चीन की मौजूदा जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, इनकी हुकूमत से आने से पहले जिस ग्रुप का चीन पे कंट्रोल था और वेस्टर्न पावर्स के साथ मिलकर जो ग्रुप चीन को रूल कर रहा था, इनको कम्युनिस्ट पार्टी के जो चेयरमैन थे, चेयरमैन माओ, इन्होंने उठा के पटका था। और चीन की आज़ादी के बाद वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत आ गई थी। तो ये जो मगरबी ताकतों के साथ हुकूमत बैठी हुई थी ना पहले से ही चीन में, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की बिठाई हुई एक अशरफ गनी साहब की हुकूमत है, तो कम्युनिस्ट पार्टी की चीन में हुकूमत आने के बाद ये जो मौजूदा ग्रुप था ये भाग के ताइवान वाले जजीरे पे आ गए थे और इसको फिर अलग मुल्क के तौर पर उन्होंने चलाना शुरू कर दिया था। चीन इस जजीरे को अपना इलाका मानता है शुरू से ही और किसी की भी इंटरफेरेंस को यहाँ पर पसंद नहीं करता, जबकि अमेरिका समझता है कि चीन के बिल्कुल साथ ये जो ताइवान का इलाका है ना, यहाँ पे उनकी अगर मर्जी की हुकूमत बैठी हुई है और अमेरिका का अगर असर और रसूख है तो वो चीन पर काफ़ी ज़्यादा दबाव डाल सकते हैं। तो यहाँ G7 वालों ने जब ताइवान का नाम लिया तो उधर से चीन ने क्या किया है, यहाँ G7 ने ताइवान का नाम लिया, वहाँ पर चीन की 28 फाइटर जेट ताइवान के अंदर जाकर घुस गए हैं उसी वक्त, ये जताने के लिए कि सारे अपना मुंह बंद रखें, ताइवान हमारा ही इलाका है, कोई अलग मुल्क नहीं है। इधर से G7 के इजलास में एलामिया जारी हुआ ताइवान के लिए और वहाँ 28 चीनी फाइटर जेट्स घुस गए ताइवान के अंदर। ताइवान का इशू एक ऐसा इशू है जिस पे कभी भी जंग छिड़ सकती है और अमेरिका और उसके मगरबी अलाइज ताइवान को सब वक्त दिखाते रहते हैं कि हम आपको आके बचाएंगे, लेकिन यूरोप से ताइवान तक पुल तो नहीं बनाया जा सकता ना। लॉजिस्टिक सपोर्ट्स कहाँ से मिलेंगी अमेरिका को और वेस्टर्न फोर्सेस को, और वो भी तब जब उनके मद्दे मुकाबल चीन है जिसके ऑलमोस्ट सारे फाइटर जेट्स, सारे बहरी जहाज़, उनकी सारी फ़ौज चीन के अंदर ही मौजूद है, उनकी सारी कुव्वत चीन के अंदर मौजूद है, जबकि उसके अगेंस्ट में अमेरिका है जो कि स्कैटर्ड है पूरी दुनिया में। तो कैसे आके अमेरिका ताइवान को बचा लेगा? लिहाजा ताइवान इस वक्त बिल्कुल सहमा बैठा हुआ है। ताइवान ने चीन को छोड़कर हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे वेस्टर्न अलाइज पर ज़्यादा भरोसा किया हुआ है और सेम यही गलती इंडिया भी कर बैठा है हालिया सालों में। अपने पड़ोसियों के साथ टॉक्स के ज़रिए मसले हल करने की बजाय यही रास्ता हमने ताइवान वाला ही लिया हुआ है कि हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हुए अमेरिकी और वेस्टर्न जो अलाइज हैं, इनके लिए उन्होंने ये सोच रखा है कि वो इनकी हेल्प करने के लिए आ जाएंगे चीन के ख़िलाफ़। अच्छा, ये जो G7 है ये आज से कोई 4-5 डेकेड्स पहले बना था। G7 ग्रुप यानी ग्रुप ऑफ 7 इसको कहते हैं। G7 का मतलब यही है, 7 का टोला। तो जब ये 7 का टोला बना तब दुनिया की कोई 70% जो दौलत थी वो इन 7 मुल्कों के पास थी जो कि G7 में, तो दौलत की मस्ती थी। लेकिन आज ऐसा नहीं है।
तो G7 एक ऐसे ही टाइम पास किस्म की चीज़ बन चुका है इस वक्त। इसीलिए चीन का सरकारी मीडिया जो है वो लिख रहा है कि G7 इंक्रीजिंगली आउटडेटेड इररेलेवेंट इन मल्टीपोलर वर्ल्ड, यानी एक आउटडेटेड फजूल किस्म का मुद्दे खारिजी किस्म का एक अलाइंस है, इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये चीन का सरकारी अखबार लिख रहा है। बल्कि ये ज़रा आप चेक करें क्या कमाल की इन्होंने अक्कासी की हुई है। G7 के 7 लोग एक कश्ती में बैठे हुए हैं और हवा में चंपू चला रहे हैं। कोई मुल्क इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, कोई खराटे मार के सोया हुआ है और आगे अंकल सैम अमेरिका G7 का झंडा जोश में उठा के फड़का रहा है, लेकिन नाव वहीं की वहीं खड़ी हुई है। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है G7 की। बड़ा ज़बरदस्त तरीके से ये कार्टून उन्होंने छपा हुआ है। और हम आपको ये भी बता दें कि आने वाले दिनों के अंदर ये ग्रुप ही ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू रही नहीं है। अब इस वक्त पैसा चीन के पास ज़्यादा जा रहा है और रूस और चीन हर फील्ड में घुसते जा रहे हैं और डोमिनेट करते जा रहे हैं। तो G7 ख़त्म होकर अब D10 नाम की एक नई बला बनाने की बातें हो रही हैं, यानी डेमोक्रेसी 10, और इसके अंदर इंडिया और एक दो और मुल्कों को मिला के 10 का नंबर पूरा करके D10 ग्रुप बनाने की बातें हो रही हैं G7 को ख़त्म करके। लेकिन अब इकोनॉमी से हट के इस ग्रुप को डेमोक्रेसी के नाम पे अमेरिका रीलॉन्च कराना चाह रहा है। G7 की तरह एक और डेड हॉर्स है जिसे कहते हैं नेटो। इसके अंदर भी बहुत से मुल्क हैं और इसका भी G7 वाले मुल्कों जैसा ही हाल है। कुछ मुल्क चीन के साथ हैं नेटो के, कुछ अमेरिका के साथ हैं, कुछ रूस के करीब हैं और कुछ इसके बीच में ही कहीं लटक रहे हैं। तो इस प्लेटफॉर्म को भी अमेरिका ने चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना है आगे चल के, और रूस के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल करना है। लेकिन अभी जो नेटो का एलामिया सामने आया हुआ है, इसके अंदर रूस को उन्होंने थ्रेट करार दिया है कि रूस हमारे लिए थ्रेट है, जबकि चाइना को उन्होंने चैलेंज किया हुआ है कि ये हमारे लिए चैलेंज है, थ्रेट नहीं है, चैलेंज है। हालांकि अमेरिका खुद क्या कहता रहता है, अमेरिका खुद ये कहता है कि चीन हमारे लिए जो है वो सबसे बड़ा थ्रेट है, थ्रेट नंबर 1 चीन है। लेकिन फिर भी नेटो वाले जो मुल्क हैं, इन्होंने अमेरिका के फड्डे में आए बिना चीन को थ्रेट नहीं लिखा, चीन को चैलेंज लिखा हुआ है कि चीन हमारे लिए चैलेंज है। और चीन भी यही सलाह दे रहा है नेटो के इन ममालिक को कि आप अमेरिकी मफादात के लिए इस्तेमाल होने से बचाएं खुद को। इस वक्त अमेरिका की चीन के ख़िलाफ़ वही स्ट्रेटजी है जो कि कुछ अर्सा पहले तक भी इंडिया की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्ट्रेटजी थी, यानी दूसरे मुल्कों को चीन से दूर रखना। लेकिन ये एक फ्लॉप और फेल्ड स्ट्रेटजी है। आज के मल्टीपोलर दौर में आप किसी भी मुल्क को अलग थलग कर ही नहीं सकते। आप छोड़ देंगे, कोई और पावर उस मुल्क को एक्सेप्ट कर लेगी, और चीन तो बजाते खुद एक बहुत बड़ी फोर्स है। तो दुनिया को चीन से अलग करना एक बेवकूफ़ाना सा आइडिया है, जिस पे समहाउ काम हो रहा है अमेरिका की जानिब से। We'll also take on directly the challenges posed by our prosperity, security, and democratic values by our most serious competitor, China. We'll confront China's economic abuses, counter its aggressive, coercive action to push back on China's attack on human rights, intellectual property, and global governance.